एक वक्त था जब चेन्नई को मद्रास कहा जाता था और इस शहर में रहने वाले लोग उस समय ऑटो रिक्शा में बैठने से भय खाते थे, क्योंकि मद्रास के सड़कों पर एक खूनी ऑटो लोगों का मौत बनकर घूम रहा था। ऑटो शंकर एक ऐसा खतरनाक सीरियल किलर जिसने बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस हैवान अपराधी के सीरियल किलर बनने की कहानी अपराध भरी अंधकार भरे रास्ते से गुजरती है। शराब, सेक्स, खून जैसे नफरती काम करने वाला ऑटो शंकर का असली नाम गौरी शंकर था। आखिर क्या थी गौरी शंकर की ऑटो शंकर बनने की कहानी? उसकी मजबूरी थी या किसी प्रकार के दिमागी खुराफात या कोई समस्या? आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे वो हर एक सच को, लेकिन आपको वीडियो के अंत तक बने रहने का अनुरोध करूंगा। हमारा साथ निभाना पड़ेगा। ऑटो शंकर ने अपने अपराध के पूरे समय के दौरान 9 लड़कियों का अपना निशाना बनाया। वह लड़कियों को अपहरण करता था, फिर उनसे दुष्कर्म करता था और फिर उसके बाद उन लड़कियों को अपने दोस्तों में बांट देता था। उसके दोस्त भी उस लड़की के साथ गैंग रेप करते थे। जब सभी को उस लड़की से मन भर जाता था तो फिर ऑटो शंकर लड़की को जलाकर मार देता था और बचे अवशेष को बंगाल के खाड़ी में फेंकवा देता था। वर्ष 1945 में तमिलनाडु के पिल्लूरी गांव में ऑटो शंकर का जन्म हुआ था। ये वो जमाना था जब गांव में रोजी रोजगार एक बड़ी समस्या थी। उस जमाने में गांवों से लोग पलायन कर शहरों में आते थे। गांवों से आए लोग रोजी रोटी तलाश करते थे। गौरी शंकर इन्हीं लोगों में से एक था। मद्रास आया तो उसने पेरियार नगर में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। उसको फिल्म और पेंटिंग का बहुत शौक था। कुछ कमाई धमाई के लिए वह पेंटिंग करने लगा और पेंटिंग करने के दौरान भी वह ऑटो चलाना भी सीख लिया। ये समय था जब मद्रास जैसे शहर भी काफ़ी पिछड़ा हुआ शहर था। थिरुवान्मयूर जो आज मद्रास का एक विकसित एरिया है, उस समय सुनसान एरिया हुआ करता था। थिरुवान्मयूर से महाबलीपुरम का इलाका इतनी एकांत और सुनसान हुआ करता था कि कभी पुलिस भी यहाँ पेट्रोलिंग नहीं करती थी। ये पूरा इलाका मछुआरों का क्षेत्र होता था। ये क्षेत्र शराब के अवैध धंधा करने वालों का सेफ जोन हुआ करता था। ऑटो चलाते चलाते ऑटो शंकर शराब का गैर कानूनी कारोबार भी करने लगा। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसका प्रभाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर आदमी पर होता ही है। 80 का दशक भी कुछ ऐसा ही परिवर्तन का दौर चल रहा था। तमिलनाडु के तत्कालीन सरकार ने शराब को बैन कर दिया। राज्य को ड्राई स्टेट घोषित कर दिया। शराब पर यह बैन एक मर्तबा नहीं बल्कि 2 बार लगाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि वैधानिक शराब का धंधा तो बंद हो गया, लेकिन अवैध रूप से शराब के धंधा करने वालों की चांदी ही चांदी हो गई। मनमानी कमाई होने लगी और फिर पुलिस से सेटिंग करके या बचते बचाते शराब के कारोबार में पैसा ज़्यादा आने लगा। इसका फायदा गौरी शंकर ने भी भरपूर उठाया। थिरुवान्मयूर के उस सुनसान इलाके में शराब के घर घर ठेके लगने लगे और गौरी शंकर ऑटो में शराब का सप्लायर बन गया। उस दौर में शंकर को लोग इसलिए भी ज़्यादा पहचानने लगे क्योंकि वह गौरी शंकर शराब का सप्लाई का काम करता था। ऐसी हालात में ऑटो वालों पर शक भी नहीं होता था। शराब खुद भी बेचा करता था। पैसों की कमी नहीं रह गई थी। उसके बाद फिल्म देखने का शौक भी चढ़ गया। इसके साथ साथ एक और शौक ने उसे घेर लिया। वो शौक था औरतों का। वो कहते हैं न कि हराम की कमाई आदमी को हरामी आदत भी सिखा देती है। जो कल तक केवल ऑटो में शराब का डिलीवरी करता था, आज अब वो लड़कियों को भी सप्लाई करने लगा था। उसके बाद मद्रास के अयास लोग सो कॉल हाई सोसाइटी में उसकी पकड़ पड़ने लगी। आगे चलकर ऑटो शंकर अपना ऐसा आपराधिक गैंग बना लिया जो शराब के साथ साथ लड़कियों का भी सप्लाई करता था। उसके गैंग में उसका अपना भाई मनोज का अहम स्थान हुआ करता था।
उसके अलावा शिवा और एलियन उसका प्रमुख साथी थे। उसके गैंग में लगभग 10 लोग थे। परियार नगर में अब अवैध काम बड़े ही संगठित एवं बेरोक टोक तरीके से चलने लगा। ऑटो शंकर और उसके गैंग परियार नगर के झुग्गियों में इस तरह के काम किया करते थे। धीरे धीरे शासन प्रशासन भी अब उसके इन हरकतों से तंग आने लगा। समय की पहिया घूमती रही और आगे चलकर उसका धंधा इतना आगे ऊंचाई पर चला गया कि इसने इस धंधे का एक और ब्रांच मद्रास के साउथ एरिया में एलबी रोड पर मौजूद एक लॉज में खोल दी। इस काम में उसका साथ कुछ पुलिस वाले भी दे रहे थे। अब गौरी शंकर का वहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर और राजनेताओं के साथ भी उठना बैठना होने लगा। इसके पीछे मुख्य कारण एक ही था कि गौरी शंकर उनके डिमांड के हिसाब से शराब और लड़कियां सप्लाई करता था। ऑटो शंकर ने मद्रास में अपना धंधा कुछ इस तरह से जमा लिया कि उसे लगने लगा था कि अब वह मद्रास का बेताज बादशाह हो गया है। वह अब इस शहर को अपने बाप की जागीर समझने लगा। पहले तो वह फिल्मों का शौक रखता था और अब फिल्मों के साथ साथ उसे डांस का शौक लग गया था। इसके साथ ही साथ उसके अंदर लड़कियों और औरतों के साथ छेड़छाड़ के भावना भरने लगी। इतना ही नहीं, अब उसके अंदर बलात्कार की प्रवृत्ति जागने लगी। वो कई खतरनाक कामों को अंजाम देने लगा। इसके बाद शंकर के तरक्की का उरूज धीरे धीरे नीचे आने लगा, क्योंकि मन उसका अपराध के लिए तैयार हो चुका था। साल 1987 में पुलिस को एक युवा महिला ऑटो शंकर की पहली विक्टिम थी। पुलिस के मुताबिक उस महिला का नाम ललिता शंकर था। ललिता पर शंकर का कहर बरस चुका था। फिर ललिता अपने एक साथी सुधाईलाल सुधू के साथ भाग निकली, लेकिन उन दोनों का पीछा किया गया और परियार नगर लाया गया। परियार नगर में उन दोनों की हत्या कर दी गई। फिर उनके डेड बॉडी को जला दिया गया और बची हुई और शेष को बंगाल के खाड़ी में फेंक दिया गया। ऑटो शंकर के अगला शिकार बने मोहन, गोविंद और संपत। इन तीनों ने एलबी रोड लॉज से कुछ महिलाओं को ले भगाने की कोशिश की। उनका सामना ऑटो शंकर और उसके गैंग से हुई और इन तीनों को पीट पीट कर हत्या कर दी गई और उनके डेड बॉडी को जला दिया गया। बचे और शेष को दीवार में चुनवा दिया गया। उसके बाद ऑटो शंकर ने एक रवि नाम की लड़की की हत्या की। 24 दिसंबर 1987 को इंदिराजी रामचंद्रन का निधन हो गई और तमिलनाडु के राजनीति में उथल पुथल मच गई। और जनवरी 1988 और 1989 के बीच राज्य में राजनीतिक संकट बना रहा और इस दौरान वहां पर राज्यपाल का हुकूमत लगा रहा। राजनीतिक हालात बदली तो लोगों के उम्मीदें भी बढ़ गई। जो शंकर किसी के हाथ नहीं लग रहा था। पीड़ित परिवार तत्कालीन राज्यपाल पीसी एलेक्जेंडर के पास पहुंचे। राज्यपाल ने पुलिस महानिरीक्षक को बुलाया और पुराने महानिरीक्षक को एक नई टीम गठित करके किसी भी कीमत पर ऑटो शंकर को पकड़ने की हिदायत दे डाली। पुलिस के टीम में तिरुमलाई जिले का एक पुलिस कांस्टेबल भी था जो ऑटो शंकर के काफ़ी करीब था। उसने जो भी जानकारी दी वो पुलिस वालों के लिए काफ़ी काम आई। उसी के इन्फॉर्मेशन के आधार पर शंकर को दबोच लिया गया। जब ऑटो शंकर के घर की पुलिस तलाशी ली तो वे दंग रह गए, क्योंकि साल 1988 में शंकर के घर से 3 लोगों के नरकंकाल मिले। शंकर के पकड़े जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मीडिया ने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया और मीडिया के तरफ से ही इस गौरी शंकर को एक नया नाम दिया गया, ऑटो शंकर। शंकर के जुर्म में जो पुलिस वाले शामिल रहे उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। शंकर को मद्रास के जेल में कैद किया गया, लेकिन वहाँ से वह अगस्त 1990 में भाग गया। उसके भागने की योजना में जेल विभाग के 3 कर्मचारी भी शामिल थे। जब शंकर को दोबारा पकड़ा गया तो जानकारी सामने आई और इन कर्मचारियों को भी सस्पेंड किया गया। हालांकि बाद में उसे उड़ीसा के राउरकेला से उसे पकड़ लिया गया। शंकर के भाई मोहन सिल्वा, जेल एम्प्लॉय रहीम खान
कनन बलन को आपराधिक षड्यंत्र रचने के जुर्म में 6 महीना की सजा हुई और शंकर के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के दौरान शंकर ने अपने बचाव में जो बातें कही वो काफ़ी हैरान करने वाली थी। उसका कहना था कि उसने जितना जुर्म किया उसका कारण फिल्म है। फिल्म में जो अपराध करने के तरीके बताए जाते थे वह उसे प्रभावित हो जाता था। फिर उसके मन में भी अपराध करने की इच्छाएं पैदा होती थी। वो फिल्मों के सीन में इतना खो जाता था, वह रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क ही नहीं कर पाता था। हालांकि उस समय के पुलिस अधिकारियों ने माना कि ये एक मानसिक बीमार है जिसमें इंसान आभासी और वास्तविक दुनिया के बीच का फर्क भूल जाता है। और आगे चलकर जो खुलासा हुआ जिससे पॉलिटिकल बिरादरी में हलचल मचा दिया। उसने कहा कि जितनी लड़कियों को मारा वे सब राजनेताओं के लिए ही थी। हालांकि न मालूम क्यों उसकी इस बयान पर ध्यान नहीं दिया गया, न किसी राजनेता का नाम सामने आया, न ही किसी राजनेता पर केस चला। मामले को शंकर तक सीमित रखा गया और शंकर को ही सजा दिया गया। शंकर को लता शंकर, सुधा, मोहन, गोविंद और संपत सहित 6 लोगों के हत्या के लिए दोषी माना गया। इसके बाद ऑटो शंकर, शिवा और एल्गिन को मौत की सजा दिया गया। बाद में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा कर दी गई। ऑटो शंकर को 27 अप्रैल 1995 को फांसी दे दी गई। तो ये था ऑटो शंकर की कहानी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।